गुड मॉर्निंग बेटा। अब तक हम लोग इस चैप्टर में पोटेंशियल के बारे में सीख चुके हैं। बहुत कुछ सीख लिया है पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल क्या होता था? वर्क डन होता था, चार्ज को मूव करने का वर्क डन। क्या बताता था कि चार्ज का मूवमेंट किधर होगा। हमने पिछले लेक्चर्स में बताया भी था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है अपना, वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है। पंच लाइन थी, ये लिखवाई भी थी। क्या था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ये बातें हम जानते हैं। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, विच इज कैपेसिटर। और कैपेसिटर तक पहुंचने से पहले हम एक नई हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। कंडक्टर आप सब जानते हैं क्या है। कंडक्टर का मतलब है क्या है? जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, यही होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो रैंडमली घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं इधर से उधर, अवेलेबल है वो कंडक्शन के लिए, इसलिए उसको कंडक्टर कहते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज उसी कंडक्टर की पढ़ेंगे जो किसमें है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप जानते हैं जिसमें चार्ज किसमें है? रेस्ट पे है। और इक्विलिब्रियम आप सबको पता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। थोड़ी सी बात बहुत ध्यान से सुनना कि इक्विलिब्रियम की बात हो रही, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की। जब भी हम एक कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडमली इधर से उधर भागते रहते हैं। कुछ जैसे मैंने एक छोटा सा एक पोर्शन एज्यूम किया, एक बहुत बड़ा कंडक्टर है ये एक कंडक्टर है इतना बड़ा। इसमें मैंने एक छोटी सी जगह एज्यूम की, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस तरफ जा रहे हैं, रैंडम मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आप थर्ड चैप्टर में इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए हैं लगभग उतने ही वापस इस तरफ आ गए होते हैं उतने ही टाइम में। तो देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, बट स्टिल चार्ज मूव तो कर रहा है, बट नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। अब ऐसे कंडक्टर जिनमें चार्जेस का नेट मूवमेंट नहीं हो रहा है उनको हम इक्विलिब्रियम में कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहते हैं। ये वर्ड सुन लिया है। अब उसी कंडक्टर की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब तक के लेक्चर से या पिछले 2-3 लेक्चर से हमें पता है ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, या फिर हो सकता है इसको स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में आपके सामने लाया जाए या बनाया ही 2 पार्ट्स में जाए। तो सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, मैं रिकॉल करा दूं फर्स्ट चैप्टर से, कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर बाहर से किसी फील्ड में रखते हैं अपन, तो आप सबको याद होगा इस चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। बहुत पुरानी बात है, सबको याद है। कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू ई। और ये चलने किधर लग जाएगा? फील्ड की तरफ। तो हम एक पंचलाइन बन गई मेरे पास कि पॉजिटिव चार्ज अगर फील्ड में होता है तो वो किधर चलना शुरू करता है? फील्ड की तरफ। और यही कहानी अगर नेगेटिव चार्ज के साथ बोलेंगे तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू द फील्ड। और वो चलना किधर शुरू करेगा? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर में ही सीखी थी। इसके बाद हमने फर्स्ट लेक्चर में फील्ड लाइंस बनाना सीखा था। फील्ड लाइंस बनाना क्या सीखा था? कि अगर ये 2 शीट्स हैं, बहुत सी सीखी थी, 1-2 मैं जरूरी अपने काम की बता रहा हूं। अगर ये 2 शीट्स हैं, मैंने बोला ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, ये नेगेटिव चार्ज शीट है, तो फील्ड लाइन किस तरफ होती थी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यही था। ये 2 शीट्स हैं। अब एक और बात बता दूं आपको, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, ये फील्ड की वैल्यू भी निकाली थी हमने। कितनी थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही थी। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा का मतलब क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। एप्सिलॉन नॉट पहले से है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, ये क्या है? फील्ड है। अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो फील्ड बढ़ेगा। ये बात भी हम सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहे हैं, आपको पता तो पहले से है। चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। कहां पर? प्लेट्स के बीच में। ये भी आपको याद आ गया। तो अब हम इन्हीं सब कुछ बातों का यूज करते हुए कुछ सीखेंगे आगे। चलिए मैं ये सब हटा रहा हूं, पहली प्रॉपर्टी पर आ रहा हूं। So our first property is, सब लोग ये समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है?
जब देयर इज नो नेट मोशन ऑफ चार्ज। नेट मोशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ अगर चल रहे होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चल रहे होंगे, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है। और अगर एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे तो आपको शायद पता होगा 10th में सीखा था कि मोशन ऑफ चार्ज या ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या बना देता है, करंट बना देता है। तो उस कंडक्टर में क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हो गया। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ये क्या लिखा है, कंडक्टर इज जीरो। जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। आपको एटलीस्ट इनकी हेडिंग्स को पंच लाइन की तरह याद करना है। दे आर दी पंच लाइन्स, अपने आप में पंच लाइन्स हैं और हर समय जरूरत पड़ने वाली है बचे हुए चैप्टर में इसकी। तो पहली क्या है, फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कब, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। चलिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है वैसे तो ये। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो बहुत सिंपल लॉजिक से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक मैंने मान लिया कंडक्टर है, एक कंडक्टर की शीट नहीं है बेसिकली ये मैं बोल सकता हूं एक क्यूब है, एक क्यूब या क्यूबॉइड बोल सकते हैं, या फिर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट है। आप बर्फ की एक क्यूब आती है, बड़ी बड़ी सिल्लियां आती हैं बर्फ की, वो एक बर्फ की सिल्ली एज्यूम कर सकते हैं। सिल्ली को क्या बोलते हैं, आप बताइएगा क्या बोलते हैं। तो ये एक वो है सॉलिड पोर्शंस की कुछ थिकनेस भी है एटलीस्ट, समझ गए। तो अब मैंने क्या बोला, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंफर्म बात है। अगर इसके अंदर फील्ड होगा, इस कंडक्टर के अंदर फील्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, मोशन। अभी मैं इसको समझा देता हूं, चलिए एक बार देखिए। ये है कंडक्टर, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने क्या बोला, हमें प्रूफ करना है इसके अंदर फील्ड कितना होता है, जीरो। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को उठाकर कहां रख दिया, हमने इस कंडक्टर को उठाकर एक बाहर फील्ड में रखा। ध्यान देना, ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं हमारे डायग्राम्स का फ्लो। पहले ये था कंडक्टर, इसको बाहर एक फील्ड में रख दिया। फील्ड कितना है, ई, और किस तरफ है, राइट साइड है। और जरा ध्यान से देखना, फील्ड अगर राइट साइड है तो मैंने अभी सिखाया था कि नेगेटिव चार्जेस किधर चलते हैं, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर चलने लग जाएंगे, वो लेफ्ट साइड चलने लग जाएंगे इस फील्ड की वजह से। और इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट साइड चलने लग गए तो वो कहां कलेक्ट होते जाएंगे, इस तरफ कलेक्ट होते चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड आ जाएंगे तो अपने पीछे क्या छोड़कर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज छोड़कर आएंगे। तो अपोजिट साइड पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। और इस प्रोसेस को आप जानते हैं क्या नाम देते हैं, चार्जेस का सेपरेशन करना कहलाता है। जल्दी से बोलना क्या कहलाता है, इज कॉल्ड पोलराइजेशन। आपने आंसर दिया था आई थिंक। अब ये क्या थी, ये एक सरफेस थी। मैंने बोला था इसके पास थिकनेस है, थिकनेस है, तो ये क्या बन गई है, एक सरफेस कुछ इस तरीके से बन गई है। ये सरफेस ऐसी बन गई, क्या ये दो क्या बन गई है, शीट्स बन गई हैं, जिसकी एक शीट पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, एक पर कैसा है, नेगेटिव। और दो शीट है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव। क्या जितना इलेक्ट्रॉन्स यहां आए होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर आया होगा, दोनों तरफ चार्ज सेम है। तो जरा एक बात सुनना, क्या एक फील्ड बनना शुरू हुआ होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड बनना शुरू हुआ होगा। बात कंफर्म है। इस फील्ड को मैंने नाम दिया, फील्ड आया किस वजह से, चार्ज का पोलराइजेशन होने की वजह से फील्ड आया। अब बात कॉम्प्लिकेट ना हो तो जरा ध्यान से सुनना। जैसे ही मैंने बोला था कि कुछ चार्जेस नेगेटिव इधर पहुंचे, कुछ पॉजिटिव इधर आया, तो उसी सिचुएशन में ये फील्ड बनना शुरू हो गया, जो कि अभी बहुत छोटा है। अगर ये फील्ड छोटा है तो जरा बताना, थोड़ा सा ये सीखने वाली बातें हैं। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं। अब मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सटर्नल फील्ड था। ये एक्सटर्नल फील्ड इस पर किधर फोर्स लगा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में ये लगा रहा था, एफ एक्सटर्नल फील्ड। एफ ई मतलब एक्सटर्नल फील्ड, कितना फोर्स लगा रहा था, बैक साइड लगा रहा था, अपोजिट टू द फील्ड लगाता है। एक नया फील्ड इसके अंदर क्रिएट हुआ, ये कौन सा फील्ड था, पोलराइज्ड फील्ड। क्या ये फील्ड भी तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा, और ये किस तरफ लगाएगा,
अपोजिट अपने लगाएगा, इसकी डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, किधर लगाएगा, राइट साइड फोर्स लगाएगा। और ये रहा फोर्स कौन से वाले का, ईपी का। ये पोलराइज्ड फील्ड का फोर्स है और अभी ये छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन्स चलते किधर रहेंगे, स्टिल वो किधर जाते रहेंगे, लेफ्ट साइड जाते रहेंगे। और लेफ्ट साइड जाते रहेंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन बढ़ते जाएगा। और अगर ये चार्ज बढ़ते जाएंगे, तो अभी मैंने बोला था चार्जेस बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, क्या ये फील्ड बढ़ते जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि लाइन बहुत ध्यान से सुनना, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये दोनों फील्ड कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और जैसे ही इक्वल हुए, क्या उस टाइम पर ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल हो जाएंगे। अब यहां से आपकी लॉजिकल बातें शुरू हो रही हैं। फील्ड बढ़ते गया, उस टाइम पर ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए, और जैसे ही फोर्स इक्वल हुए, क्या अब चार्जेस का मूवमेंट रुक जाएगा। और चार्जेस का मूवमेंट रुक गया, इसका मतलब चार्ज किस में आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। और इक्विलिब्रियम आ गए तो वही तो मुझे चाहिए था, इक्विलिब्रियम मिल गया है। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जरा ध्यान से देखना, हमारे पास दो फील्ड नजर आ रहे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। कौन कौन से, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। तो नेट फील्ड कितना हो गया, एक राइट है एक लेफ्ट है, दोनों इक्वल हैं, तो नेट फील्ड कितना हो गया, ई नेट इज इक्वल टू 0। क्या इस कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 हो गया। यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। लॉजिकल बातें थी, रिपीट कर रहा हूं एक बार बहुत तेजी से। हमारे पास एक कंडक्टर था, हमने इसको बाहर फील्ड में रखा। फील्ड में ये देख रहे हैं कि क्या फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होगा या नहीं होगा। अच्छा, आप बोलेंगे कि इसको फील्ड में क्यों रखा, फील्ड में इसलिए रखा कि वैसे तो इसके अंदर फील्ड होने का चांस ही नहीं है। अगर मैं इसको कहीं बाहर से कोई सोर्स ना दूं फील्ड का, तो इसके पास फील्ड हो ही नहीं सकता। और तो हमने क्या किया, ये देखने के लिए हर कंडीशन में फील्ड इनसाइड 0 रहता है, हमने बाहर इसको क्या रख दिया, एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा। अब देख रहे हैं अब क्या होगा, जैसे ही फील्ड में रखा तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपोजिट टू दी फील्ड चलने लग गए। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचे, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचा। उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन होने से कुछ फील्ड जनरेट हुआ, थोड़ा सा चार्ज पहुंचा, तुरंत फील्ड बन गया। वो फील्ड क्या कर रहा था, ओरिजिनल फील्ड था जो एक्सटर्नल था, वो किधर फोर्स लगा रहा था, इलेक्ट्रॉन पर, लेफ्ट साइड। ये नया फील्ड बना, इसने किधर फोर्स लगाना शुरू किया, राइट साइड। ये ज्यादा बड़ा फोर्स था, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स और इधर चलते गए। एक टाइम पर चार्जेस का डेवलपमेंट बढ़ गया। और चार्ज बढ़ते हैं तो क्या बढ़ता है, फील्ड बढ़ता है। अभी शुरुआत में बोला था लेक्चर की स्टार्टिंग में। और फील्ड जैसे ही बढ़ जाएगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी, दोनों ही फील्ड्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। और फील्ड्स इक्वल हुए तो डेफिनेटली फोर्स भी इक्वल होंगे। कैसे, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, Q इंटू ई। और जैसे ही फोर्स इक्वल हो गई तो चार्ज का ट्रांसफर रुक गया। चार्ज का ट्रांसफर रुकते ही हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम मिल गया। और उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नेट फील्ड कितना हुआ, एक राइट है फील्ड, एक लेफ्ट है फील्ड, और राइट और लेफ्ट दोनों बराबर है, तो नेट कितना हो गया, 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने बनी हुई है। आप इसको अपने वर्ड्स में जैसे मर्जी वैसे लिख लीजिएगा, लेकिन लिखना जरूरी है। और ये लॉजिक जो अभी मैंने बताया ना, ये वाला जो लॉजिक है, ये बहुत काम आने वाला है पूरे चैप्टर में। हम इसके बाद डाइलेक्ट्रिक भी पढ़ेंगे, तब भी यही बातें दोहराई जाएंगी, और वहां भी बहुत काम आएगा। आप भूलना नहीं है इसको, लॉजिक है, उसको समझने की कोशिश करना, 2 बार करना। ना समझ में आए तो एक बार बताना, इंडिकेट करना, हल्का सा हिंट करना कि नहीं आया, मैं दोबारा बताऊंगा। इतनी बात सुन पाए हैं आपने। डायग्राम बनाने हैं सारे ही। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। क्या लिखा है, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास, मैं उसको चाहे 1 कूलम चार्ज दे दूं, चाहे 2 कूलम चार्ज दे दूं, वो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पर रहता है, अंदर नहीं रहता। ये कहना चाह रही है ये प्रॉपर्टी। और ये आपको पता भी है, कंडक्टर है तो चार्ज मूव कर सकता है, और इंटरनल रिपल्शन की वजह से वो कहां पहुंच जाता है, एट द सरफेस। ये हमने शुरुआत में भी सीखा था एक बार। हालांकि इस बात को हम प्रूफ कर लेते हैं। मान लिया ये एक कंडक्टर है,
एक कंडक्टर है, एक स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है। ये कंडक्टर भी कौन सा है, आप ऐसे मतलब ना हल्के में सॉलिड स्फीयर है, और वो भी किसका है, कंडक्टर का है। हमें प्रूफ ये करना, ही प्रूफ आता है पेपर में, हमें प्रूफ ये करना है कि इसके अंदर चार्ज जीरो होगा। चलिए प्रूफ कर देते हैं। अब एक हेल्प ले रहा हूं मैं थोड़ी सी गॉस थ्योरम की। आपको याद होगी स्फेरिकल सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस अगर हम बनाते थे, अगर मैं बात कर रहा हूं इनसाइड की, तो मैं इनसाइड एक गॉसियन सरफेस मैंने बना ली। ये बना ली गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस डॉटेड बना दी मैंने। बहुत ध्यान से देखते रहना, एक एक बार प्रूफ करने के लिए आती है पेपर में। हमने क्या एक बात सीखी है, गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करते तो वो ये कहती थी कि E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E और ds क्या था, ds एक छोटा सा एरिया एलिमेंट था, E था फील्ड। उन दोनों के बीच जो भी एंगल होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी तो एंगल जो हमारा E और ds का है वो जीरो होगा। अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी तो एंगल 180 होगा। वो एंगल मेरे काम का भी है नहीं, तो मैं छोड़ दे रहा हूं। E और ds की वैल्यू जो भी आएगी, हमने ds को ds ही लिखा रहने दिया, इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जरा ध्यान से देखना, E क्या है, फील्ड है, कहां पर, गॉसियन सरफेस पर। क्या ये गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर है, गॉसियन सरफेस कहां है, कंडक्टर के अंदर है। और कंडक्टर के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था फील्ड कितना होता है, जीरो। बात याद है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी, फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। और फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो है तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना हुआ, जीरो। क्या बचा, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। के यहां से सीधा सीधा दिख रहा है कि चार्ज इनसाइड की वैल्यू भी कितनी आ गई है, जीरो। ये इसका मतलब क्या चिल्ला रहा है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, जीरो है। ये गॉसियन सरफेस क्या हम बिल्कुल इस कंडक्टर के अंदर ले सकते थे, बिल्कुल जस्ट टचिंग ले सकते थे। और अगर जस्ट टचिंग में ले लेते तब भी तो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो था। यानी कि इस कंडक्टर की सरफेस से जरा सा भी हम अंदर आते हैं तो फील्ड कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। वो तो पता ही था फर्स्ट प्रॉपर्टी से। चार्ज भी कितना हो जाता है, जीरो। हमने प्रूफ भी कर दिया है किस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से। और वैसे तो हम जनरली बोलते ही हैं कि चार्ज क्या करता है, रिपल्शन करता है। कंडक्टर है तो चार्ज मूव कर सकते हैं और रिपल्शन से वो दूर दूर हो जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए आपने दो प्रॉपर्टी सीख ली है, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं। हटा दो इसको। थर्ड प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी सी है, आपको शायद पहले से आइडिया है इस बारे में, लेकिन बहुत केयरफुली सुनना। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस। फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस। अब इस प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से सुनना। ये क्या कह रही है कि फील्ड जो होगा किसी कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन में मैंने बोला था एक बार, इसका प्रूफ देखिएगा एक बार जल्दी से। ये एक कंडक्टर है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, अंदर तो फील्ड जीरो है। अब बात कर रहे हैं सरफेस पर जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगा। मान लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए कि फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा हम मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और उस बात को गलत साबित कर देंगे। कंफर्म बात है। मान लिया फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है और ये रहा फील्ड, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अगर ये फील्ड सरफेस से थीटा एंगल बना रहा है तो हम इस फील्ड के कुछ कंपोनेंट कर सकते हैं। आप सबको कंपोनेंट करने आते हैं। इस डायरेक्शन में फील्ड का कंपोनेंट कितना होगा, E cos थीटा। इस डायरेक्शन में कितना होगा, E sin थीटा। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। अब जरा ध्यान से सुनना। अभी अभी मैंने एक बात बताई थी शुरुआत लेक्चर करने से पहले कि चार्जेस नेगेटिव वाले यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के अपोजिट चलना शुरू कर देते हैं।
किधर चलना शुरू कर देते हैं, अपोजिट चलना। अब जरा ध्यान से देखना, इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बिल्कुल किनारे पर, इस सरफेस के किनारे पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या वो सभी इस फील्ड के अपोजिट चलना शुरू करेंगे? दिख गया इतना? फील्ड जो था वो कैसा था, कुछ एंगल पर था, कंपोनेंट किए। अब इस कंपोनेंट की वजह से, इस ई कॉस थीटा की वजह से जितने भी ये सरफेस पर मौजूद इलेक्ट्रॉन, पूरे में इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं इसमें फ्री वाले, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस के पास होंगे वो इस फील्ड के अपोजिट चलना शुरू करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू कर दिए, इसका मतलब वो किसमें नहीं है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। और हम बात किसकी कर रहे थे, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। इसका मतलब कंडक्टर अब किसमें नहीं रहने वाला, इक्विलिब्रियम में नहीं रहने वाला। और उसकी सरफेस पर क्या देखने को मिलेगी, हमें थोड़ी सी करंट देखने को मिलेगी, और वही करंट को हम क्या बोल देते हैं, सरफेस करंट। अब आपके पास क्या लॉजिक बना, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस। अगर ऐसा नहीं होगा तो देयर विल बी ए कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग द सरफेस। आपको लिखना है ये, अगर ऐसा, इफ इट वर नॉट सो, अगर ऐसा नहीं होता, देन देयर विल बी ए कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग द सरफेस ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स या सरफेस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव या विल स्टार्ट मूविंग। सेंटेंस सुनते जा रहे हैं, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग एंड ए सरफेस करंट एग्जिस्ट इन दैट सिचुएशन। और वो सरफेस करंट जो एग्जिस्ट करेगी वो इस कंडक्टर को किस में नहीं रखेगी, इक्विलिब्रियम नहीं रहने देगी, एंड द कंडक्टर विल नॉट रिमेन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये आपको लिखना है। इस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मैंने अभी बोला कि अगर फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होता तो उसका एक कंपोनेंट होता, वो कंपोनेंट किस तरफ होता, अलोंग दी सरफेस होता, जिस वजह से सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगते और कंडक्टर अपना इक्विलिब्रियम खो देता। आई थिंक आप लिख पाएंगे। इतनी बात सुन ली है, अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 हो गई है हमारे पास। फोर्थ प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले हम लोगों ने। क्या था वो सरफेस जिस पर हर जगह पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो। तो कंडक्टर भी वही एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जरा नन्ही सी लाइन है, एक बार बहुत जल्दी से देख लेना। आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पता होगा कि वो सरफेस, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज को मूव करने में वर्क नहीं करना पड़ता। उसी सरफेस को क्या, वो एक प्रॉपर्टी थी कि पोटेंशियल सरफेस की, शायद याद है, याद है ही नहीं, याद है तो एक करिए याद। कोई भी एक कंडक्टर मैंने मान लिया, ये रहा एक कंडक्टर। अब मैं बोल रहा हूं कि चार्ज को मूव करने में अगर वर्क नहीं करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल बॉडी हो जाएगी। एक सरफेस का पूरी की पूरी बॉडी इक्विपोटेंशियल हो जाएगी। जरा देखना कैसे, अगर मैं इसके अंदर कोई 2 पॉइंट्स लूं, ए और बी, यहां पर मैं बोलूं कि चार्ज को मूव करने में क्या वर्क करना पड़ेगा, आपका आंसर होना चाहिए नहीं होगा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा वर्क, बिकॉज यहां पर फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो किसके अपोजिट वर्क करना पड़ेगा मूव करने में। हम इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज को मूव करने का वर्क करते तो किसके अपोजिट चलते थे, किसी दूसरे फील्ड के अपोजिट चलते थे, तब वर्क करना पड़ता था। फील्ड है ही नहीं तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, और वर्क नहीं करना पड़ेगा इसका मतलब ये सभी पॉइंट्स कैसे हुए, सेम पोटेंशियल पर हुए, अंदर पोटेंशियल कैसा हुआ, सेम हुआ। अब बात कर रहे हैं सरफेस पर, ये भी जरा ध्यान से सुनना। सरफेस पर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, सी और डी। क्या सी से डी तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, ये मैं कई तरीके से बोल सकता हूं। सी से डी तक लाने में वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए जरा देखना, क्या फील्ड जो था हमारा सरफेस पर कैसा है, परपेंडिकुलर है।
फील्ड सरफेस के कैसा होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। और वर्क का फॉर्मूला था फोर्स, अब वर्क के लॉजिक से देख लीजिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा अगर मैं लगाऊंगा तो डाउनवर्ड लगाऊंगा, मुझे किधर लगाना पड़ेगा, फोर्स डाउनवर्ड, और फील्ड किस तरफ है, राइट साइड है, यानी फील्ड का कोई भी कंपोनेंट मेरी तरफ है ही नहीं। या फिर दूसरे लॉजिक समझ लीजिएगा, जरा देखना, क्या हमें एक बात पता है, dv इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, क्या हम सबको पता है माइनस का ई डॉट डी आर। dv इज द पोटेंशियल डिफरेंस, E इज द फील्ड, dr इज द डिस्प्लेसमेंट। मान लिया C और D के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr है। C और D के बीच में डिस्प्लेसमेंट dr है, फील्ड मेरा राइट साइड है, क्या dr और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल बन रहा है, dv इज इक्वल्स टू माइनस का, आपको दिख गया होगा अब तक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, फील्ड इज राइट साइड, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, 90 डिग्री एंगल है, और cos 90 कितना होता है, 0। dv का मतलब क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। और dv 0, ये प्रूफ करने का तरीका भी है हमारे पास, कि सरफेस पर कोई दो पॉइंट्स हो कंडक्टर के, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0। और पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब वो कैसे हुए, कंडक्ट एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए। लॉजिक सुन पाए हैं, दोबारा बता दूं मैं, ये बात हो गई है एट दी सरफेस, किसकी बात हो गई, एट दी सरफेस। अब मैं इनसाइड की बात कर रहा हूं, एक बार दोनों को प्रूव कर देता हूं मैथमेटिकली। इनसाइड की बात करेंगे तो फिर से मैं लगाऊंगा dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr। जरा ध्यान से देखना, इनसाइड पॉइंट्स कौन से लिए हैं, a और b, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट भी मान लिया कितना है, dr है। जरा बात करना, e क्या था, फील्ड है, फील्ड कितना है, 0 है, तो dv क्या फिर से कितना आ गया, माइनस लगाना ना लगाना बेवकूफी है, तो फील्ड पोटेंशियल कितना आ गया है, 0। चेंज इन पोटेंशियल 0 आ गया, चेंज इन पोटेंशियल 0, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। और पोटेंशियल सेम है तो मैं बोल सकता हूं कि कंडक्टर्स आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहीं से क्वेश्चन आता है, एक कंडक्टर है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पेपर में कई बार देखने को मिला है, एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो इसके सेंटर पर पोटेंशियल बताइए। बहुत सारे बच्चे 0 बोल देते हैं, बहुत सारे बच्चे कितना बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं, जबकि गलत है। कंडक्टर्स आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, जितना पोटेंशियल एक जगह होगा उतना ही पूरे कंडक्टर में होगा। मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था कि सेंटर पर 10 वोल्ट है तो सरफेस पर बताइए, तब भी 10 वोल्ट था। बात समझ गए हैं, मेरा क्वेश्चन समझे आप, क्या बोला मैंने ही बोला था कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो सेंटर पे बताइए, तो हम क्या प्रॉपर्टी बोल देंगे कि कंडक्टर्स आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो जो सरफेस पर है वही कहां है, पोटेंशियल अंदर होगा। चाहे वो पूछ देता यहां पर बताइए, यहां बताइए, हर जगह कितना रहेगा, 10 वोल्ट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिला है हम लोगों को एग्जाम में। आई थिंक 3-4 कितनी प्रॉपर्टी हो गई, हम सीख गए हैं, पता नहीं कितना टाइम हो गया है इसको चलते हुए। एक और बताई जा सकती है क्या, टफ है क्या, वैसे एक बात का आंसर जरूर देना, क्या ये टफ है टॉपिक या नहीं है। वैसे है बहुत आसान, हम लोग अब तक एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला बोलते हैं इसको हम लोग। माइनस साइन का मतलब जरूर बताइएगा, देखें आपको याद है या नहीं है कि इसमें माइनस साइन क्या बता रहा था, जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब 5वीं प्रॉपर्टी, फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर is sigma upon epsilon naught. Field near the surface of the conductor is sigma upon epsilon naught. सुन पाए, ये हमें प्रूफ करना है, पेपर में बहुत बार आया है प्रूफ करने के लिए। इसको एक बार देखते हैं, प्रूफ करते हैं। कोई भी कंडक्टर हो सकता है, ये किसी भी कंडक्टर के लिए ये बात वैलिड है कि कंडक्टर की सरफेस के जस्ट पास फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और होता किस तरफ है, क्या ये पता है सरफेस के, आपको याद होगा सरफेस के कैसा रहता है, परपेंडिकुलर होता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी या थर्ड फोर्थ, जो भी हो नंबर आप याद रखना। तो मैंने क्या बोला, ये एक कंडक्टर लिया,
मैं फिर बोल दूं, हमने ले लिया है स्फेरिकल, जरूरी नहीं है स्फेरिकल ही लेना है, किसी भी तरह का ले सकते थे। तो दिस इज ए कंडक्टर, प्रूफ करना है कि फील्ड कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। जरा एक बात बताना, मान इसको हम कितना भी चार्ज दे दें, बहुत ध्यान सुना, ये सॉलिड है, मैंने मान लिया ये कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड भी लिख दिया, चलिए ये एक सॉलिड कंडक्टर है, इसको मैं चार्ज जब दूंगा तो चार्ज कहां रहेगा, ये बातें बहुत जरूरी हैं। चार्ज कहां रहेगा, चार्ज इसकी सरफेस पर रहेगा, बिकॉज चार्ज इनसाइड द कंडक्टर कितना है, 0 है। बातें दिमाग में बिठाते जाइए, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर 0, फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस और कंडक्टर्स आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सब याद कर ली, जल्दी से वापस क्या बोला मैंने कि चार्ज मैं इसको जितना भी दूंगा सब रहेगा कहां, इसकी सरफेस पर। तो कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा, इसीलिए आंसर में भी सिग्मा आ रहा है। चाहे ये सॉलिड हो चाहे सॉलिड ना भी हो, हर केस में आनी क्या है, सिर्फ सिग्मा आनी है। कंफर्म बात है। चलिए अब शुरू कर रहे हैं। मान लिया इस सरफेस के जस्ट पास में एक ये पॉइंट है, थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूं मैं, इतना दूर है नहीं, ये एक पॉइंट है, यहां पर मुझे फील्ड निकालना है। तो क्या करनी है, एक गॉसियन सरफेस में बना रहा हूं। अब इसको उस तरीके पे मत ले जाइएगा जैसे हम लोग करके आए थे अभी, एक छोटा सा तरीका, ये आपको मैंने ऐसा ले दिया है, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट किया, उस पॉइंट से पास करती हुई एक सिलिंड्रिकल सरफेस, जितनी ये सरफेस से बाहर है उतनी ही सरफेस के इस तरफ भी है, उतनी ही सरफेस के कैसी है, अंदर भी है। ये वाला पोर्शन सरफेस के अंदर है, ये वाला सरफेस के बाहर है। और ये जो आपको गोल गोल सा कैप दिख रहा है, जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, इसका एरिया मैंने बोल दिया कितना है, ए है, इसका एरिया कितना है, ए है। चलिए अब मैं बोल रहा हूं मुझे फील्ड निकालना है, तो तरीका आपका क्या था कि फ्लक्स निकाल लीजिए, गॉस थ्योरम लगाने की वाली बात कर रहे हैं, तो मैं फ्लक्स निकालने की कोशिश करूंगा। 3 पार्ट फिर से हो रहे हैं फ्लक्स निकालने के लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये रहा पार्ट दिख गया है। थर्ड कौन सा पार्ट है, सर्कुलर गोल गोल वाला सिलिंड्रिकल पार्ट जिसको बोलते हैं, ये सर्कुलर पार्ट है। तो मैं बोलूंगा, जल्दी से बोलना, फाई 1 की वैल्यू, फील्ड फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ई डॉट ए। फील्ड की बात करेंगे तो फील्ड कैसा है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यही होता है सरफेस के, अभी पढ़ा था प्रॉपर्टी, फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तो फील्ड फ्लक्स कितना हो गया, ई डॉट ए की बात करेंगे, क्या एरिया भी परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, एरिया भी ये रहा और फील्ड भी वही है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या बन गया, ई ए। सरफेस 2 की बात करेंगे, सरफेस 2 ये रही, फ्लक्स का फॉर्मूला फिर से ई ए, लेकिन ध्यान रखना सरफेस के अंदर फील्ड कितना होता है, 0। तो मैं क्या लिखूंगा, ई ए तो हुआ लेकिन फील्ड कितना था, 0। फील्ड 0 क्यों था, आपको यहां पर लिख देना है, फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इस लोकेशन पर फील्ड की वैल्यू है कितनी, 0, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर है। थर्ड सरफेस बची, थर्ड सरफेस पहचान लेना, ये कर्व वाली पोर्शन, ये कर्व वाला जो पोर्शन मैंने लिया है, इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे तो वो ये होगा परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या फील्ड मेरा इस तरफ है, ये इधर है, दोनों के बीच फिर से 90 डिग्री एंगल बन गया, तो फिर से क्या बन गया, फाई 3 ई ए कॉस 90। अब एरिया ए नहीं है, इसका एरिया कुछ और होगा, क्या होगा, मैं एस मान ले रहा हूं इसका एरिया। वैसे आपको पता है मैंने एरिया मान कितना लिया है, एस है और 90 एंगल है, तो ये फिर से कितना हो गया, 0। ध्यान रखना, फाई 2 0 क्यों हुआ, बिकॉज फाई 2 सरफेस 2 कहां थी, कंडक्टर के अंदर थी। सरफेस 3 की बात करें तो सरफेस 3 में आधी तो सरफेस अंदर है और आधी जो बाहर है उसका एरिया कैसा है, परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है फील्ड के, तो एंगल 90 सब 90। तो टोटल फ्लक्स निकला है मेरे पास कितना आया, ये गॉस थ्योरम लगाते थे अपन, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, फ्रॉम गॉस थ्योरम
क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत जल्दी देख लेना एक बार, मैंने बोला फाई की वैल्यू निकल आई कितनी है, EA इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड पहचानना, इस पूरी सरफेस पर मैंने बोला था चार्ज सरफेस पर है तो चार्ज डेंसिटी कौन सी यूज होगी, सिग्मा यूज होगी। तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज होगी। जरा बताना इस गॉसियन सरफेस ने क्या सिर्फ इतने पोर्शन को कट किया है इस स्फीयर से, ये वाले पोर्शन को। आपको शायद याद होगा चार्ज निकालने का तरीका, dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए क्या था, जिस एरिया से चार्ज निकालना है, क्या इस एरिया से चार्ज निकालना है, इसका एरिया है कितना, A है। कितना बन गया चार्ज इनसाइड, सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको दिख रहा होगा A से A कैंसिल, तो फील्ड कितना आ गया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बात लॉजिकल थी, क्या करना था, फील्ड निकालना था, ये प्रूफ करना था। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी। आपको कंफ्यूजन किस बात को लेकर हो रहा है वो मैं बता दूं। आपको एक बात को लेकर कंफ्यूजन है कि सर ने ये वाली गॉसियन सरफेस क्यों ली, हम जो इससे पहले लेते हुए आए थे पूरी की पूरी स्फेरिकल सरफेस, वो क्यों नहीं ली। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो हम वो भी ले सकते थे, बट बात हो रही है सिर्फ स्फेरिकल कंडक्टर की नहीं। वो तो मैंने आपको अच्छी डिजाइन बन जाए इसलिए दिखा दिया। बात अगर मैं बोलूं तो कंडक्टर जब हम बनाते हैं जनरल केसेस में, तो किसी भी शेप के कंडक्टर की बात हो रही थी, इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक ना लेकर ली है। जैसे कि वो आपसे कहे थे ये एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, तो इसके लिए भी सरफेस के पास फील्ड कितना होगा। यहां पर तो मैं स्फेरिकल सरफेस नहीं ले सकता था गॉसियन, तो यहां पर भी मैं कैसे सरफेस लेता, मान लो इसके बाहर किसी पॉइंट पर निकालना था तो क्या कर देता, एक सिलेंड्रिकल सरफेस यहां पर ले लेता। यही लॉजिक जो यहां पर लगाया वही यहां पर भी लगता और आंसर फिर भी वही आता। तो एक जनरल केस की तरह प्रूफ करना है, जनरल केस। तो जनरल केस लेकर हम इसको प्रूफ कर रहे थे, इसलिए मैंने वो गॉसियन सरफेस नहीं ली है। अगर वो लेंगे तो भी आंसर यही आएगा कंडक्टर के केस में। ये मैं जोर देकर बोल रहा हूं, बच्चे ये ना कहें कि आपने ये वाली गॉसियन सरफेस क्यों ली है, बिकॉज ये किसी भी कंडक्टर के लिए वैलिड है। इस तरह के कंडक्टर के लिए भी अगर मैं लेता तो स्फेरिकल नहीं ले पाता, तब यही काम आती, इसलिए मैंने ले दिया है। कुछ 4 या 5 प्रॉपर्टी बन गई है अपने पास। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बची है, वो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया इसलिए नहीं करूंगा। कैविटी वाला सिचुएशन है, और फिर अगले पोर्शन कल क्या उसके बाद ही हमारा शुरू हो जाएगा। इससे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और बताइएगा हमें। ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है कि जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर वगैरह अब तक का अटैचमेंट जिनका कम है, उनको कुछ कम समझ में आएगा। जिनका अब तक का अटैचमेंट थोड़ा सा कम रहा है उनको कम समझ में आएगा, तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है पिछले वर्ग पर। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार कमेंट करिएगा, बाकी हम उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट।